बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेहरान जनाब एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है और तेहरान ने कम्युनिकेट किया है पाकिस्तान को कि जनाब नेक्स्ट वीक यानी कि कमिंग वीक जो है उसमें वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और जो उसने टर्म्स रखी हैं वो काफ़ी नरम है। जो रिजिड एटीट्यूड था ईरान का, जिस पे बिल्कुल वो जनाब खड़ा हुआ था और वो स्टैंड लेके उस पर हिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसमें किसी हद तक नरमी आई है। और ईरान का कहना ये है जनाब कि नेक्स्ट वीक वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और अमेरिका के साथ वो मुज़ाकरात कर सकता है। और इसके लिए अगर ये कहा जाए कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हमने पहले भी दी, पाकिस्तान ने प्रोवाइड की, और उसके बाद एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो सकता है इन द कमिंग वीक, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो कह रहे हैं जनाब, उसने लिखा है कि ईरान ने बैकआउट कर लिया है जो कंडीशन उसने पहले रखी थी कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेट वहाँ पर किया हुआ था और जिससे उन्होंने एक शिप पकड़ा भी ईरान का और उसके बाद एक छोड़ा भी, उसका बहुत असर हुआ है ईरान पे। खैर उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ईरान का ये भी कहना है कि जनाब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी डिस्कशन करने के लिए तैयार है। नाउ इसमें भी एक कंडीशन रख दी है ईरान ने। उन्होंने कहा जनाब कि जो हमारे पे सैंक्शंस लगी हुई हैं पिछले कई दहाइयों से, उनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो फिर वो बड़े आसानी से किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब ये जो टर्म्स हैं जो ले डाउन किए हैं ईरान ने, उसके लिए वो उनको कबूल नहीं है, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। Tehran's latest proposal no longer demands an end to the US blockade as a precondition for talks and signals willingness to discuss Hormuz and the nuclear program. But at the very same time, Trump says Iran is asking for terms he cannot accept. ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैं कोट कर रहा हूँ जी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये आज आपके सामने जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। मेरे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पे एहतशामुल हक साहब। एहतशामुल हक साहब जो है इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट भी हैं। बहुत अरसा डॉन में लिखते रहे, काम करते रहे, और उसके बाद जनाब आज भी अपने एनालिसिस के साथ हमें जनाब एजुकेट करते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी मेरे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं डॉक्टर साहबा आपसे शुरू करना चाहूँगा। क्या आप समझती हैं कि ये जो टर्म्स हैं जो थोड़ा सा सॉफन किया है एटीट्यूड ईरान ने, उससे को मुज़ाकरात का सिलसिला आइंदा आने वाले हफ्ते में शुरू हो सकता है पाकिस्तान में जी? देखिए जी, दो बातें। पहली बात तो ये कि ईरान पीछे हटा है अपनी सख्त स्टांस से और उसने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। और दूसरी बात ये कि थोड़ी टफ टॉकिंग तो की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको शुरू से कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया है। और देखिए जो न्यूक्लियर नॉट थी ना, उस पर जो ईरान ने बात की है वो बहुत अच्छी है। अब जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम 15 साल का मॉरिटोरियम एक्सेप्ट करेंगे, 3.6 पे एनरिचमेंट को ले जाएंगे। और इसका मतलब है कि 15 साल तक वो जो ओरिजिनली अमेरिका की रिक्वेस्ट थी या अमेरिका की ख्वाहिश थी, रिक्वेस्ट तो क्या, उसको वो मान रहे हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसको आप उससे ना करें, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खत्म ना करें, और ये जो हमने न्यूक्लियर मॉरिटोरियम 15 साल का माना है और इनरिचमेंट करने से मना किया है या इनरिचमेंट को लोअर करने का वादा किया है, इसको आप टाई कर दें हमें सैंक्शन रिलीफ से और हमारे जो एसेट्स आपने फ्रीज किए हुए उसके रिलीज से। लेकिन उससे भी ज्यादा जो अहम बात है जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उन्होंने ईरान ने प्रपोज किया है नेबरिंग स्टेट्स के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट की सूरत में, जिसमें वो चाहते हैं कि इजराइल को भी इंक्लूड किया जाए। अच्छा,
क्योंकि What exactly is this? जरा इसको एक्सप्लेन करेंगी डॉक्टर साहब? देखिए, हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया का वो तब्दील हो रहा है। तो इन सम वेज पहला प्रपोजल आया है उस चेंज ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का ईरान की तरफ से, जहां वो कह रहे हैं कि एक नॉन अग्रेशन पैक्ट इंक्लूसिव ऑफ इजराइल, यानी ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। अच्छा। और जो दीगर स्टेट्स हैं वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर है उनका इशारा अमेरिकन अड्डों की तरफ है, जो इस्तेमाल हुए ईरान के खिलाफ या आइंदा भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वहां उन्हें एक गारंटी चाहिए। ये बात ईरान शुरू से कह रहा है कि आप हमें गारंटी दे दें कि हमारे नेवर अगेन, ये जुमला है उनका, हमारे साथ ये आइंदा नहीं होगा। जो ऑब्जेक्टिव, अब डिटेल ज्यादा बाहर आ रही हैं, तो जो ऑब्जेक्टिवली इस प्रपोजल को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में पॉलिटिकल विल है इस सूरत हाल को खत्म करने का, और जाहिर है जो ओवर आर्चिंग डिमांड है कि ये एक्सटेंशन ऑफ ट्रूस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट सीजेशन ऑफ वॉर होनी चाहिए, यानी जंग बंदी होनी चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ ट्रूस नहीं होना चाहिए। हुर्मुज़ पे वो मान गए हैं, मेरा ख्याल है न्यूक्लियर पे भी मेरा ख्याल है मान गए हैं, और इस बात पे भी मान गए हैं कि ब्लॉकेट पहले अमेरिका हटाए, इस शर्त से भी वो पीछे हट गए। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका के पास इतनी स्पेस है, कीपिंग द इजरायली लॉबी इन माइंड, कि वो नॉन एग्रेशन पैक्ट को मान सके। मेरे ख्याल है सब अब मुश्किल बात ये हो जाएगी। हुर्मुज़ नॉन इशू है और न्यूक्लियर डायमेंशन पे एकोमोडेशन ईरान ने दे दी है। तो अब देखना यह है कि जो गारंटी ईरान मांग रहा है कि मेरे ऊपर दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे, वो अमेरिका देता है नहीं। और अगर अमेरिका लिमिटेड वॉर की कंटिन्यूएशन देख रहा है, कोई कोल्ड वॉर वाली सूरत हाल देख रहा है, तो वो खतरनाक है इस सूरत हाल में। कैस्पियन सी की आपको डिटेल्स मुझसे ज्यादा पता है, तो फिर ये लिमिटेड रहेगी नहीं, ये किसी भी वक्त फिर एस्केलेट हो जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, ये इजराइल जो है वो इस चीज से मान जाएगा, इस पे एग्री कर जाएगा कि नहीं, नेवर अगेन उन पे कोई एग्रेशन शो करेगा ईरान पे इजराइल, तो आपके ख्याल में मानेगा या नहीं मानेगा? until and unless the Iranians forgo all these proxies which are spread all over. हुटीज बिल्कुल, देखिए हमास को तो वो तकरीबन खत्म कर ही चुके हैं, हुटीज और हिजबुल्ला पर फिर शायद इजराइल कुछ चाहेगा। लेकिन अगर ये हम इन प्रिंसिपल मान लिए, अमेरिका और ईरान इस पे बात करने को तैयार हो जाएं, तो फिर शायद मतलब देखिए मुबश्शिर साहब, प्रॉक्सीज की जरूरत नहीं रहती अगर ये पैक्ट हो जाए नॉन एग्रेशन का। और बात ये है कि इजराइल शायद मान जाए, पता नहीं नेतन्याहू माने या ना माने। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी तल अवीव में बहुत बड़ा मुजाहिरा था ईरान जंग के खिलाफ, लेकिन जो इजराइल में, और जो इजराइल की राइटिस्ट लॉबीज हैं जो इस वक्त अभी इलेक्शंस में जाने वाले हैं, वो हर वक्त प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को टीज करते हैं कि आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी, और उनका मैनिफेस्टो अब जंग में जाने का ये कि वी विल डू व्हाट नेतन्याहू कुड नॉट डू। तो ये अंदर एक पोलराइजेशन ऑफ समझिए पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो ये स्पॉइलर हो सकता है। लेकिन आई पर्सनली थिंक, और जितनी भी मैंने फॉरेन कमेंटेटर्स को पढ़ा इवन फ्रॉम द यूएस, उनका ख्याल है कि फेयरली डिसेंट प्रपोजल है जो 4 पॉइंट दिए हैं ईरान ने। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझना चाहूँगा, मेरे ख्याल में शाह साहब, आप फैसल साहब आप समझा दें कि जो कंडीशन रखी थी इन्होंने ईरान ने कि जी अमेरिकन बेसिस जो हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में हैं अमेरिकन बेसिस, क्या उससे भी बैकआउट कर गया ईरान? वो भी अब एक कंडीशन नहीं रही और वो मुज़ाकरात की तरफ जाने के लिए तैयार है, वो भी ख़त्म होगी? शुक्रिया राणा साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए CNN की कल की रिपोर्ट है, या परसों रात की प्रॉब्ली रिपोर्ट है कि मैक्सिमम अमेरिकन बेसिस जो गल्फ में हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, और उनको अगर रीबिल्ड भी कर लेता है अमेरिका, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अगर ये पैक्ट हो जाता है नॉन एग्रेशन पैक्ट, तो फिर तो उन बेसिस से ईरान को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रॉक्सीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी तरह मेरा ख्याल है कि उन बेसिस से भी कोई ख़तरा ईरान परसीव नहीं करेगा। तो अगर वो बेसिस रहते भी हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि फोर्सिएबल फ्यूचर में मुश्किल है उनको ख़त्म करना, अरब कंट्रीज़ के उनके साथ मुआहदे हैं जिनके तहत वो यहाँ पर मौजूद हैं,
तो मेरा ख्याल है कि ईरान को उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ईरान ने जो अभी शराइत दी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा उसने ब्लॉकेट के सिलसिले में तो ज़रूर किया है, लेकिन जो बाकी शराइत हैं वो वही हैं एग्जैक्टली जो वो पहले दिन से कह रहा है। यानी वो अपना राइट टू एनरिचमेंट नहीं गिव अप कर रहा। वो कह रहा है मैं 3.67 पे आ जाऊंगा और 15 साल तक मैं इस पे रह सकता हूँ। इसके अलावा वो जो बात कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो बात नहीं कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बेसिकली उसने इसलिए लेवरेज किया था कि जो उसके पास एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो उसकी इकोनॉमी के लिए। तो अगर सैंक्शंस हट जाती हैं, एसेट्स अनफ्रीज हो जाते हैं, उसका स्विफ्ट कोड नॉर्मल बहाल हो जाता है, एफडीआई आ जाता है, उसका तेल और गैस उस कीमत पे बिकना शुरू हो जाता है जिस कीमत पे बाकी मुल्कों का बिकता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी उसको ये डोमिनेंस देती है कि अगर उसको तंग किया जाता है तो वो फिर दोबारा कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेवरेज कर सकता है। तो मेरा ख्याल है वो भी वो मान जाएगा। और तकरीबन ये सारी वही चीज़ें जो वो एक गारंटी चाहता था कि मेरे ऊपर दोबारा कभी एग्रेशन नहीं होना चाहिए। दिस वॉज द लास्ट टाइम कि ये जो 47 साल से तलवार लटकी हुई थी ये बस अब गिर गई और मेरे ऊपर दोबारा ना तानी जाए। मेरा ख्याल है कि वो सबसे अहम कंडीशन है ईरान की जो ईरान चाहता है, और उसके लिए ये नॉन एग्रेशन पैक्ट बहुत ज़रूरी है। इज़राइल इसमें मानेगा या नहीं मानेगा, मेरा ख्याल है कि फॉर द टाइम बिंग तो मान लेगा, लेकिन जो इज़राइल की हिस्ट्री है ये ख़ासतौर पे नेतन्याहू की लीडरशिप में, तो वो फिर जाहिर बात है कि डाउटफुल ही रहेगा। लेकिन द ओनस एक्चुअली लाइज ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हिज कैबिनेट के जो इस गारंटी में बेसिकली एक पार्टी होंगे। अच्छा, एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एहतशाम साहब, ट्रंप तो अभी भी कह रहे हैं कि अब ये जो टर्म्स ले की हैं ईरान ने वो एक्सेप्टेबल नहीं है अमेरिका को, नंबर वन। या वो सिर्फ ये ऐसे डॉक्टर साहबा कह रही है कि इट्स लाइक जस्ट अ मियर स्टेटमेंट, और ये थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं किसी को नेगोशिएटिंग टेबल पे बिठाने के लिए। तो एक तो ये रीज़न है, या सेकेंडली एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, इज इट गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज थी, ईरान और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी और ये पैक्ट हो जाएगा। और जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ट्रंप के चाइना जाने से पहले 14 मई से पहले ये इशू जो है सॉर्ट आउट करके जाएंगे ट्रंप, ये कॉन्फ्लिक्ट का, ये वॉर का। तो वो फिर बात ठीक होगी या गलत होगी शाम साहब? देखिए मुबशर, इसमें कोई शक नहीं है कि अब जबकि तीसरे महीने में जंग जारी है, दाखिल हो गए हैं, दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो लग रहा है। और ऑप्टिक्स हद तक तो आप देख लें बयान आते रहे हैं, लेकिन जो ब्रिंकमैनशिप होती रही है उसके सामने रहते हुए आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से डाइल्यूट हुआ है दोनों का नुक्ता नजर। नहीं देखे ना मुबशर, पहली दफा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही लिटिल अनहैप्पी, वो जिस तरह एक्यूज करते थे बस आ रहा हूँ अगले हफ्ते दवाई फेरने के लिए, वो उन्होंने बातें नहीं की। और उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी टीम के साथ ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। और दूसरी मेरा ख्याल है जो सबसे अहम बात है वो ईरानी मीडिया जो कह रहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर ईरान चाहता है कि इन मुज़ाकरात जो है ना वो वाइंड अप भी हो जाए और चीजें ठीक हो जाएं। और उसमें जो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो डॉक्टर साहब भी बता रही हैं, अपना अजमल साहब भी बात कर रहे हैं, वो तो उन पर एक तो एश्योरेंस जो है ना वो इत्तला कही है कि उनको देख दी गई हैं, और जो इवेंचुअली मायदा होगा उसमें तो ये होगा, नो वक्त पैसे में, या ये कि उन पर दोबारा हमला नहीं होगा। और इसमें डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, इजराइल जो है ना वो पहली दफा अब मर्जी अपनी नहीं कर सकेगा। उसकी वजह है कि मुबशर जितनी शिद्दत के साथ इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को अपोजिशन का सामना है, देखें ना पूरी दुनिया हिल के रह गई है। आप देखें ओवर 45% के करीब गैस प्राइस, अपना तेल प्राइसेस दुनिया में बढ़ चुकी हैं, 54-55 डॉलर के जो है ना वो गैस। उसके बाद आप देख लें जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से सारी खाद आती थी, यूरिया जाता था, वो बंद हो गया है। अमेरिका में इतना ज्यादा प्रेशर है वहां पे उनकी रूरल कम्युनिटी का, किसानों का, कि हमारा बेड़ा डूब रहा है। और दूसरी तरफ यूरोप में आप देख लें कितनी तेजी के साथ चीजें बदलनी है। चले उनको तो छोड़ दें, अगर अमेरिका की बात देखें तो आज लोग बात कर रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। जिस तरीके से रशिया और चाइना मुबशर उन्होंने 100% रमबीनी और रूबल में जो अपनी तिजारत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, और आइंदा आने वाले दिनों में इनके लिए बड़ी परेशानी होगी। तो वो एक इकोनॉमिक दबाव भी उनके ऊपर है कि किसी तरीके से वाइंड अप करके चले जाएं। अब मसला वही है, वो ऑफ रैम्प दोनों मांग रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि नारा लगा के जाएं जी असि जीत गए हैं। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का ज्यादा मसला है। लेकिन देखें अभी आप रेटरिक की बात अगर देख लें तो 2 दिन पहले जो आपने देखा, बड़े दिनों बाद
इनका सुप्रीम लीडर का जो बयान आया मुस्तफा खमेनी का, वो बड़ा सख्त बयान है। वो कह रहे हैं कि जी किसी सूरत में अपना मिसाइल प्रोग्राम हो, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन इत्तलात जो आ रही हैं उसमें ये बिल्कुल बात ठीक है। मेरी इत्तला ये है कि वो 3.67% जो JCPOA में तय हुआ था उससे हटके जीरो एनरिचमेंट पे भी वो आ गए हैं। और इस हवाले से चाइना रशिया ने भी कहा जाता है बड़ा रोल प्ले किया है कि इस वक्त आपकी मुश्किल है कि किसी तरीके से आप इस जंग से निकल आए, आपकी सैंक्शन खत्म हो जाए, आपके जो $100 बिलियन से ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, खासतौर पे $7 बिलियन वो जो साउथ कोरिया और कतर में, वो आपको मिल जाए और फिर आपकी इकोनॉमी का चल पड़ेगा, तेल आप फ्रीली बेच सकेंगे। ये उनको बात इत्तलात है कि किसी हद तक समझ आ गई। और ये सबसे पहले समझ आई थी जब 15 से 18 तारीख को पिछले महीने की हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहां पे गए थे, तो वो कन्विंस्ड है। अब उनको भी चाहिए कि जी अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। वो लोग कहेंगे कि जी इतनी मार खाने के बाद 70% दावा किया जा रहा है कि जी उनकी मिलिट्री माइट को खत्म कर दिया गया। ठीक है, जिसको कहते हैं वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं वो तो नहीं हुआ, हथियार डाल दिए गए, माफीनामा हो गया, वो नहीं हुआ। अब दोनों इस सख्त मुश्किल में है कि किसी कैसे मामले करें। अब जो तलाक आ रही है कि ये अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि जी जल्दी से आप किसी तरीके से डेलीगेशन तरतीब दिया जाए और वहां पे जाकर बातचीत का दरवाजा खोला जाए। मेरा ख्याल है वो बच्चे दोनों इस वक्त जो है ना वो तैयार है, अपनी पोजीशन से पीछे हटे, फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, तो एक दफा फिर चांसेस ज्यादा हो गए हैं कि ये शायद ये माहदा जो है ना ये जल्द हो जाएगा, क्योंकि दोनों बड़ी मुश्किल में है। बिल्कुल ठीक है। मिड टर्म इलेक्शन और फिर आप देखते हैं उसके बाद जो कांग्रेस को रिपोर्ट व्हाइट हाउस ने भेजी है, वो ये क्या कहते हैं कि जी प्रैक्टिकली हमने जंग बंद कर दिया है। वो 60 महीने की जो बात थी कि जी कांग्रेचुलर अथॉराइजेशन वाली, वो तो खत्म हो गई है। अब तो जंग कोई नहीं हो रही, तो नहीं चाहिए कि आपसे हम इजाजत लें। तो मैंने कहना प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी अब अपना मुंह दिखाना है। आप देख लें 18% ज्यादा नोमिनेशन रिपब्लिकन तैयार हो गए हैं इनके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए। तो सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। अब ये चौथी दफा तो आपने से बच गए जो इनके प्रेसिडेंशियल पावर खत्म होनी थी, वही वहां 57 और 49 के करीब जो है ना वो अपोजिशन में लोग हैं, लेकिन तलवार लटक रही है। उनको लग रहा है कि मुझे इस जंग से निकलना है। और पहली दफा इतनी ज्यादा आप देख लें, लोग कहते हैं मिलिट्री जो है ना डिफीट अमेरिका की हुई है, नेशनल रिवोल्यूशन। आपकी आवाज कट गई है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं इसका मतलब ये हुआ कि ये यूएस ब्लॉकेड जो था वो काम कर गया। अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया था उसने उसका असर पड़ा अमेरिका पे, ईरान पे, और ताकि उन्होंने थोड़ा सा अपना एटीट्यूड जो है मेलो किया है। एक तो ये वजह बता दीजिएगा ऐसे ही, और दूसरा ये बताइएगा कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वीक ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं एक मरतबा फिर, ऐसे ही है डॉक्टर साहब? ब्लॉकेड किसी हद तक कामयाब रहा, लेकिन सिर्फ ब्लॉकेड नहीं जी। मेरा ख्याल है कि इसमें शामिल है वो बहुत सारी बैकडोर डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान, चाइना, ओमान और सऊदी अरब ईरान के स्टांस पे असर अंदाज हुए, और वो शायद तैयार हुए हैं इस बात के लिए कि उन्होंने ये लचक अपने एटीट्यूड में दिखाई है। एहतशाम सही कह रहे हैं, ना तो अमेरिका फॉरएवर वॉर इस दफा चाहता है और ना जाहिर है कि ईरान इसको सस्टेन कर सकता है। और अगर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं तो वो अग्री करने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है। बल्कि उसने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि दैट बॉल इज इन वॉशिंगटन कोर्ट। अब अमेरिका को जवाब देना है कि वो किस तौर इस जंग को आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन आपने अभी चाइना के हवाले से बात की थी, वहां में मेरा जाती ख्याल ये है कि बहुत खामोशी से, और शायद हम सब ने अभी रियलाइज भी नहीं किया है, लेकिन चाइना जो है ना वो इज द न्यू वॉशिंगटन। क्योंकि इस वॉर में जितने हमने बैक एंड फोर्थ चाइना में देखी, और जिस तरह हम तवातुर के साथ चाइना का जो ट्रिप है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसको लिंक करते हैं इस बात से कि जी इस वॉर को खत्म होना है। और फिर जो ईरान ने साउथ कोरिया को एंगेज किया है, नॉर्थ कोरिया को नहीं, साउथ कोरिया को एंगेज किया है, जिन ममालिक के साथ वो एक्टिव डिप्लोमेसी में जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मक्का ऑफ डिप्लोमेसी है ना, वो अगर
तब्दील पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उस तरफ एक मूवमेंट जरूर शुरू हो गई है, या एक ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जगह बन रही है, और वो इस वक्त बीजिंग और चाइना है। तो ये नई चीज ईरान पे बहुत असरअंदाज होगी, और इन सम वेज यूएस पे भी होगी। अगर पाकिस्तान के पास ये गुड स्पेस है ना कि वो अमेरिका से भी बात कर सकता है और ईरान के साथ भी बात कर सकता है, तो इन सम वेज वो इन्फ्लुएंस चाइना के पास भी है, और मिलकर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो जो आपने इस्लामाबाद का कहा, आई थिंक इट्स अ बिट अर्ली फॉर दैट कि इस्लामाबाद में आप डिप्लोमेटिक फ्लरी देखेंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ है कि अगर अमेरिका की तरफ से यस होता है इस हवाले से, तो इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत हो सकती है। लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब कहा है कि वो फोन पे बात करेंगे, तो देखिए वो फोन पे बात करते हैं या इस्लामाबाद में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, देखें वो आते हैं या नहीं आते हैं, वो बैठ के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, दैट इज़ येट टू बी सीन। जाते जाते एक चीज़ मैं छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ शाह जी आपके लिए और डॉक्टर साहब आपके लिए, क्योंकि एहतशाम साहब कह रहे हैं जनाब कि ईरान जो है वो 0% इन्रिचमेंट पे भी तैयार हो गया है। इस पे क्या एग्रीमेंट है आप दोनों का, आपका क्या टेक है इस पे? क्योंकि 3.67% की बात की जाए तो 3.67% पे तो रशिया ने भी कहा था ईरान को, लाइक लॉन्ग टाइम बैक, जब वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम जो है वहाँ पे पार्क करने गए थे रशिया में ईरानियंस, तो उस वक्त भी रशिया ने कहा था कि ईरान को कि जरा वो 3.67% से ऊपर ना जाए। तो अब जो है 0% पे वो तैयार हो रहे हैं, जैसे शाम साहब कह रहे हैं कि 0% पर भी तैयार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसमें मैं बात करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गया था आपके लिए, फिर मैं शाह साहब की तरफ भी चलता हूँ। जो एहतशाम साहब कह रहे हैं जनाब के ईरान जो है वो इस वक्त जनाब 0% इनरिचमेंट पर भी तैयार है, आप इससे इत्तेफाक करती हैं? मेरे पास इसकी कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, और ईरान का पिछले दिनों स्टांस इनरिचमेंट पर खासा टफ रहा है, लेकिन मैं आई कैन सी इट हैपनिंग, क्योंकि जो इकोनॉमिक वोज हैं चाइना के ईरान के, वो बहुत इस वक्त मुश्किल हैं। इन्फ्लेशन रेट्स बहुत हाई हैं, 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और जो मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि चाइना का असर ईरान की सिफारतकारी पर, उसमें ये चीज बिल्कुल कही जा सकती है कि गिव अमेरिका इट्स विन, जंग बंदी करें, अपने आप को बिल्ड करें, और अगर इसका मतलब है कि आपके एसेट्स रिलीज हो जाते हैं और आपके ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं, तो फिर आप अपने आप को माशी तौर पर बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आई कैन फुल्ली इमेजिन कि चाइना हमेशा इकोनॉमिक पिच को आगे रखता है। जब माओ ज़ेडुंग ने हमें काउंसिल किया था, जब हम इंडिया के साथ एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन में थे 60s में, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, लेकिन आप पहले अपने आप को इकोनॉमिकली बिल्ड करें। तो आई कैन इमेजिन वही काउंसिल उन्होंने ईरान को भी किया है। और देखिए, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, अमेरिका को उसकी फेस सेविंग अगर चाहिए, उसको उसका ट्रॉफी चाहिए इस जंग में से, तो ईरान वुड बी स्ट्रैटेजिकली वाइज टू डू इट। अगर वो अमेरिका को उसका ये विन दे देता है और उसके नतीजे में जंग रुक जाती है कुल्ली तौर पर, उसे एक कम से कम टेंटेटिव सिक्योरिटी गारंटी मिल जाती है, कुछ वहां पे मुआहदे हो जाते हैं और उस सैंक्शन से उसकी जान छूट जाती है और एसेट्स उसके रिलीज हो जाते हैं, तो ईरान इस पोजीशन में होगा कि फिर समझें कि वो एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पर खित्ते में इमर्ज हो। अमेरिका को उसका विन चाहिए, उसकी ट्रॉफी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहना है मैंने जंग अपने टर्म्स पे बंद की है। अगर वो ये बात मान जाते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे और आपको ये कल कह देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो है एक फेस सेविंग सबको मिल जाएगी, मतलब कि ईरान को भी मिल जाएगी और फिर जनाब अमेरिका को भी मिल जाएगी। अमेरिका इज द सोल सुपर पावर, अमेरिका इज अ रियलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे गए थे चाइना और प्रेसिडेंट को मिले थे वहाँ पे, चाइनीज प्रेसिडेंट को, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक सजेशन दी थी। अभी लेटली भी डॉक्टर साहबा तो पिछली बात कर रही है, लेटली भी उन्होंने यही सजेशन दी थी कि जनाब आप अपने आप को, यानी कि पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली इतना वायबल और इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि उसके जितने इश्यूज हैं उसको बाद में बैठ के अगर सॉर्ट आउट करने लगेगा तो उसको इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी झोली में खुद ही आके सॉर्ट आउट होकर चीज़ें गिर जाएंगी। तो इसी किस्म की सजेशन जो डॉक्टर साहब कह रही हैं कि उन्होंने
दी होगी ईरान को, आप एग्री करते हैं? और दूसरा ये बताइएगा शाह साहब कि अपना ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो आइंदा आने वाले दिनों में एक ब्लॉकेड 400 वहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाज खड़ा हुआ है, ब्लॉक हुआ है, सिचुएशन जो है वो फिर सब ठीक हो जाएगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम वंस दिस एग्रीमेंट इज मैच्योर्ड? जी राना साहब, जहाँ तक एनरिचमेंट की बात है और जो आप मिसाल दे रहे हैं पाकिस्तान और चाइना की, तो चाइना ने पाकिस्तान को एडवाइस किया था कि तुम अपने इश्यूज को बैक बर्नर पे ले जाओ। जी हाँ, बिल्कुल बैक बर्नर पे ले जाओ और फोकस करो इकोनॉमी पे। ये जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ईरान को अगर आप कहते हैं कि वो 0% एनरिचमेंट पे राजी हो गया, तो ये बैक बर्नर पे ले जाना नहीं है, ये गिव अप करना है। अच्छा, तो अगर उसने 0% पे वो राजी हो जाता है तो मैं समझता हूं कि उसकी सिर्फ एक कंडीशन होगी कि उसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड रखेगा वो, कि मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, इसके लिए मैं 0% कर दूंगा। लेकिन देखें, समझने की चीज़ ये है कि अमेरिका और ईरान की जंग क्या है। जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो ईरान का मुद्दा है बेसिक, वो ये है कि आप मुझसे किसी इंटरनेशनल सिस्टम के तहत बात करें, आप मावरे कानून बात ना करें। जो मेरे हकूक हैं एज पर इंटरनेशनल सिस्टम्स, आप मुझे उन हकूक की हिफाजत दें, मुझे वो उनको महफूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर एनपीटी मेंबर के होने नाते मेरी 20% तक एनरिचमेंट में कर सकता हूँ डिफरेंट मद में, तो मैं 3.67 पे जेसीपीओ में भी राजी हुआ था, मैं 3.67 पे अभी भी राजी हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आपको एनरिचमेंट करने का हक ही नहीं है पूरी जिंदगी, तो फिर ये ज्यादती है, ये आप मुझसे मेरा हक ले रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मैं ब्लॉकेट कंट्रोल करता हूं और मैं कोई टोल टैक्स लगाना चाहता हूं बिकॉज मैं राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज दे दूंगा लेकिन राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज नहीं दूंगा बिकॉज ये मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरती है, तो आप उसको कहें कि नहीं ना, तुम्हारा कोई राइट है कि तुम किसी को मतलब तुम्हारा टेरिटोरियल वाटर्स वाला राइट ही नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, तो ये अगेन एक मावरा कानून बात है। अगर वो कहता है कि जी आप मेरे बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंजेस को लिमिट करना चाहते हैं, वो मेरे डायरेक्टली मेरे दिफा से रिलेटेड है, तो ये मावरा कानून बात है। आप कहते हैं जी मेरी रिजीम आपको पसंद नहीं है, इसको चेंज कर दो, ये मावरा कानून बात है। तो यूएन चार्टर है, एनपीटी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, ईरान इन सब को रेफर करता है, कुछ का सिग्नेटरी है, कुछ को रेटिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो रेफर करता है क्योंकि सारी दुनिया इसी सिस्टम के तहत चल रही है। ठीक, तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान अगर गिव अप करता है फॉर एवर, 0% पे फॉर एवर आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ईरान विल हैव लॉस्ट द वॉर, और फिर उसकी रिजीम को मेरा ख्याल है कि वापस जाते हुए काफ़ी तकलीफ होगी अपने लोगों के पास। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है कि 0% विद अ मॉरिटोरियम ऑफ सम नंबर ऑफ ईयर्स, तो उस पर मेरा ख्याल है कि बात बन सकती है। ठीक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे से देखें ये सबके दिलों में खदशा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान की जोग्राफ़ी उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेशन प्रोवाइड करती है और ईरान इसमें खलल डाल सकता है। अमेरिकन्स ने जब कैंपेन शुरू की है तो उनका ये ख्याल था कि हम ईरान को मेन लैंड पे इतनी पनिशमेंट देंगे कि वो उसके पास ये वेयर विदॉल ही नहीं होगा और ये हौसला ही नहीं होगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कोई गड़बड़ कर सके। लेकिन जो लोग ईरान को स्टडी करते हैं रहे हैं या वहाँ रहे हैं, उनके साथ काम किया है, तो उनको पता है कि ईरान ने वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में की है। और उन लोगों को ये पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए बाएं हाथ का खेल है। और आज भी अगर ब्लॉकेट लगा हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए लगा हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान से सीज कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किए बैठा है। ब्लॉकेट ने बिल्कुल काम किया है, ईरान को इकोनॉमिकली पनिश किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कि ब्लॉकेट से बच के भी ईरान के जहाज निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्लॉकेट भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, या फिर जानबूझ के आंखें बंद करके कुछ ईरान को लीवे दिया गया है कि वो कुछ अपना काम शाम चलाता रहे और बिल्कुल दीवार से ना लग जाए। तो मैं समझता हूं कि अब क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान बंद कर सकता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कम से कम स्टेटस वो नहीं होगा जो 28 फरवरी से पहले था।
इसका मैकेनिज्म कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। नंबर वन, हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अब वैल्यू ही कम होती चली जाए, क्योंकि जितने भी ममालिक के खित्ते के बशमूल ईरान वो ऑल्टरनेट रूट्स की तलाश करेंगे। ऑल्टरनेट रूट्स कौन से होंगे शाहजी? तेल, गैस और बाकी जो ट्रेड है, ऑल्टरनेट रूट्स कौन से? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जस्ट 2 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दिस इज फॉर श्योर कि इसका ऑल्टरनेट रूट्स अब निकाले जाएंगे, उस पर काम किया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, लेकिन इस पे काम किया जाएगा। दूसरी चीज ये कि ईरान बज़िद रह सकता है कि जी मैं इसको यूज करूंगा अपनी इकोनॉमी के लिए, तो वो कंट्रोल करे। अगर ईरान कंट्रोल नहीं करता तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोएलिशन ज़रूर मौजूद होगा इसको खुला रखने के लिए, और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी टेरिटोरियल वाटर्स में इंटरनेशनल नेवीज फिर रही हों और ईरान उनको कुछ ना कह सके। अच्छा, अल्टरनेट रूट कौन से हो सकते हैं शाहजी? क्योंकि पहले भी कई मरतबा कोशिश की गई थी कि स्ट्रेट का जो डाया बड़ा कर दिया जाए, उसमें स्पेस बना दी जाए, और कई मरतबा ऐसी कोशिश की गई लेकिन वो हो नहीं सका, वर्केबल नहीं था। अब कौन से अल्टरनेट रूट्स बन सकते हैं शाहजी, या उन पे काम हो सकता है? देखें, रेड सी के थ्रू सऊदी अरब ने तो एक मैकेनिज्म बनाया हुआ यम्बू पोर्ट के थ्रू। यूएई ने भी ओमान के ज़रिए गल्फ ऑफ ओमान में रास्ता बनाया हुआ है। इसी तरह एक दो और रूट्स हैं, एक लेबनान के थ्रू है, एक सीरिया के थ्रू, इराक और सीरिया के थ्रू है। ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि ईरान की चाबहार पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, गल्फ ऑफ ओमान में है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिलेमा से वो महफूज है। लेकिन ईरान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं है कि वो अपना तेल और गैस वहां से एक्सपोर्ट कर सके, जो खर्ग आइलैंड से वो करता है। अच्छा, ईरान के पास एक कैस्पियन भी है, और तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए चाइना को उसकी रेल लिंक भी है। तुर्की से भी उसकी ट्रेड है थ्रू यूरोप, और अजरबैजान से भी वो कर सकता है, लेकिन अजरबैजान से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। तो लेकिन द प्रॉब्लम इज कि तेल और गैस की पाइपलाइंस नॉर्थ में नहीं है ईरान की, यानी साउथ से नॉर्थ में नहीं गई हुई हैं। तो दैट विल बी अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट जो ईरान को शायद करनी पड़े अगर उसने ऑल्टरनेट रूट्स निकालने। रशिया के साथ कैस्पियन के थ्रू वो करता है, बट इट्स नॉट ऑयल एंड गैस। बाकी वो ग्रेन्स हैं, इंडस्ट्रियल पार्ट्स है, मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन तेल और गैस 90% पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही है। उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। चले, वो मेरे ख्याल में उनको जब वहाँ से सैंक्शंस उठ जाएंगी ईरान से, तो मेरे ख्याल में काफ़ी पैसे आ जाएंगे, शायद उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर लें। और कैस्पियन सी पे तो फिर भी देखा जाए, चले वो दूसरी किस्म की ट्रेड चल रही होती है बिटवीन रशिया एंड ईरान, और वहाँ पे लेकिन कोई तीसरा मुल्क नहीं आ सकता अदर देन द 2 स्टेट्स जो सोवियत यूनियन से जिन्होंने पार्ट किए थे बेस, उसके अलावा तो वहाँ पे कोई और वहाँ पे नहीं आ सकता। सो इट्स अ सेफ हेवन फॉर ईरान एंड रशिया। वहाँ से वो बहुत कुछ कर सकते हैं, एक दूसरे को चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शिप्स कम्युनिकेट आज भी कर रहे हैं वहाँ से, अब बड़े अरसे से करते आए हैं। उस पर भी बात करूँगा कैस्पियन सी पे। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आ रहा हूँ। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक तो ये ज़रा आपने क्योंकि पॉइंट रेज किया था, इसलिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि आपने कहा था जनाब कि 0% पर भी ईरान तैयार हो चुका है किसी हद तक इनरिचमेंट पे, और जिस पे एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट जो रेज किया जा रहा है डॉक्टर साहब की तरफ से भी और शाह साहब की तरफ से भी, वो ये है कि उसका कोई टाइम स्पैन होना चाहिए। कोई आपके ख्याल में शाम साहब को टाइम स्पैन उसका होगा कि भाई इतने टाइम स्पैन के लिए जनाब 0% इनरिचमेंट पे भी जा सकता है ईरान, या जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि अगर अनलिमिटेड होगा तो फिर तो फेस सेविंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी विद इन ईरान, उनको अपने लोगों के लिए फेस सेविंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। जी मुबशर, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी बात रह गई थी। शाह साहब भी सही कह रहे हैं, उमर भी सही कह रही है कि इसके लिए टाइम लाइन है। वही जो बात हो रही है 15 साल का मॉरेटोरियम, इस पे बात होगी। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि टोटली, अगर देखें ना प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो मसला ये है कि वो कहते हैं जी वो तो ना किसी इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ना यूएन को मानते हैं, किसी चीज को नहीं मानते। वो तो कहते हैं जी 0% पे लेके जाए। सारी दुनिया कहती है भी वो तो एनपीटी के सिग्नेटरी हैं, और ये आप एक हद तक वो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। इसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, अगर आप हमें इतना चाह रहे हैं कि पीछे हटें तो फिर आप मॉरेटोरियम दें, कोई टाइमलाइन दें, ताकि हम भी अपने लोगों के पास जाए तो बता सकें कि भाई ऐसा नहीं हो रहा कि सब कुछ हम उनको दिए चले जा रहे हैं।
और दूसरा मेरा ख्याल है मुबशर, एक और चीज़ भी बड़ी अहम होगी है ना इस सारे मामले में। आप देख लें कि जो जिस तरीके से ईरान के ऊपर दबाव है, अमेरिका के ऊपर भी दबाव है, फिर अब चाइना के, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ईरान पे हमला तो छोटी बात है, वो जो निकाल के बाद लेके आ रहे हैं वो कहते हैं कि ये तो कॉर्नर करता था चाइना को, कि आप देख लें 80% के करीब वेनेजुएला से तेल आता था उनका, वो एक जिसको कहते हैं बूंद भी नहीं जा रही वहां से। अब अबराए हुर्मुज से ओवर 80% उनका तेल आ रहा था। अभी इसकी लेटेस्ट मिसाल मुबशर आप देख लें कि 6.5% उनका जीडीपी ग्रोथ रेट है चाइना का। मार्च के महीने में 2.7% ग्रोथ रेट नीचे आ गया उनका। उसकी वजह कि चाइना के पास तेल नहीं है, लिहाजा ये चाइना का भी दबाव है कि किसी तरीके से आप हटें। लेकिन जहां लोग दुनिया कह रही है अमेरिका को कि भाई ये आप इंटरनेशनल लॉ भी कोई चीज है, एनपीटी भी है, फिर आपने जेसीपीओ किया था वो भी है, तो दूसरी तरफ ईरान को भी मशर बताया जा रहा है कि अबनाए हुर्मुज 3000 साल कबल मसीह की वो एक इंटरनेशनल वाटरवे है, आप इस पे कब्जा नहीं कर सकते। और दो ही दुनिया में है, एक पनामा लेक है और दूसरा नया स्वेद है जो मैन मेड है। और फिर देख लें वो तो आप टोल वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। आप देख लें चाहे ये अपना हुर्मुज है या स्टेट ऑफ मलाइका है, वो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान, वहां भी फ्री वाटरवे कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से नुक्ता नजर जो है ना वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दुनिया अगर एक तरफ अमेरिका को ये कह रही है कि जी आप सीधा सीधा चाहते हैं आपकी न्यूक्लियर पे बात मानी जाए, तो आप फिर दूसरी तरफ उधर भी कंसीड करें। एक तो टाइमलाइन दें, वो जो बात हो रही है 15 साल की। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आपको को मायदा करना पड़ेगा ये अबनाए हुर्मुज के मामले पे। कि देखें 1974 में जो मायदा इन्होंने किया था ओमान ने, दोनों ने मिलकर, दुनिया कहती है कि जी उसको किसी तरीके से रेटिफाई कराया जाए, यूएन के पास ले जाया जाए, क्योंकि ये एक मुस्तकिल झगड़ा होगा, क्योंकि ईरान इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि मैं टोटली छोड़ दूं उसको। बाकी है कि ईरान का भी मुबशर बड़ा नुकसान हो रहा है माजरत के साथ। अगर हम कहें थोड़ा बहुत उनका तेल जा रहा है, जब से ब्लॉकेट किया है ना, उनका कह रहा है 70-80% ईरान का तेल नहीं जा रहा। तो उनका तो यही था कि जी हमारा मामला चलता रहेगा। तो सूरत हाल इतनी खराब हो गई है, 3 डिजिट में उनकी महंगाई चली गई है। अब उनको तो यही है कि भाई किसी तरीके से सॉरी करके मामला जो है ना, वो कहते हैं जोक हैज गॉन टू फॉर ऑफ, इसको रिट्रीव किया जाए। दोनों की बड़ी शदीद मजबूरी है और दोनों चाहते हैं कि ऑफ रैम मिले। और यही जो डॉक्टर उमा भी बात कर रही है, शाह साहब भी बात कर रहे हैं कि कोई फेस सेविंग हो, दुनिया को बता सके कि जी हम जीत के आ गए। तो मेरे ख्याल है यही चीज अब कहा जा रहा है। चाइना रशिया भी उनको बता रहे हैं। चाइना का बड़ा शदीद दबाव 12-13 तारीख को अगले महीने उन्होंने वहां जाना है, और वहां जाएंगे तो पूछेंगे कि जी ये तो आप झगड़ा निपटा के नहीं आए। कुछ लोगों का ख्याल है, जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि वो चाइना जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले को निपटाना चाहते हैं। तो ज्यादा उम्मीदें ये हैं कि दोनों फंस गए हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा और दुनिया भी सुख का सांस लेगी कि मामला किसी तरीके से वाइंड अप हो जाए। जी मुबशर, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आज चाइना जब जाते हैं ट्रंप, तो ठीक है, मैं इस पर पहले भी कई मरतबा कह चुका, पिछले मैं तो बड़े दिनों से कह रहा हूँ, मुझे उस वक्त किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। मैं कह रहा था कि जनाब ये चाइना जाने से पहले ट्रंप जो है सारी चीज़ें वाइंड अप करके जाएंगे और 14 मई से पहले ये सारा इशू जो है सॉर्ट आउट करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी इंडिकेटर्स ऐसे आ रहे थे चाइना से भी, और वो भी कह रहे थे जनाब डीसी को कि जनाब आप इश्यूज जो हैं उनको सॉर्ट आउट करके आए। और वहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े डेलीगेशंस जो हैं वहाँ पे तैयार बैठे। अब तो उनकी एडवांस टीम भी वहाँ पे तकरीबन पहुँचने वाली होगी चाइना में। अमेरिकन टीम जो है जो प्रेसिडेंट के विजिट से पहले जाती है, वो भी वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स करनी है, कुछ MOUs साइन करने हैं, और एक बिजनेस का एक बड़ा ही वहाँ पे रेल पेल शुरू होनी है। नहीं तो वो फिर सारी चीज़ें हाईजैक हो जानी थी, वॉर पे बातचीत जाकर रुक जानी थी। आपके ख्याल में वहाँ से जब चाइना जाएंगे ट्रंप, वहाँ से उन्हें क्या ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं? क्या वहाँ से उनको चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका को मिल सकती हैं या फॉर दैट मैटर चाइना को मिल सकती हैं? जी मेरे हिसाब से तो जो ईरान वॉर को शुरू करने के ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है इजराइल की वॉर थी, लेकिन जो दिली ख्वाहिश थी वो तो यही थी ना कि ईरान को भी हिट किया जाए। और जो अमेरिकन नैरेटिव होता है ना, वो हमेशा मैरिनेटेड इन इजरायली वो होता है। जो इजराइल की सेंसिटिविटीज होती है ना, वो हमेशा अमेरिकन नैरेटिव में जुड़ी हुई होती हैं, निट हुई हुई होती हैं। तो ये बात तो शायद अब समझ में आ गई है कि उस तरह से चाइना के साथ डील नहीं किया जा सकता जिस तरह से वो सोच रहे थे। और जो डीकपलिंग थी वो तो बहुत अरसा पहले वो उसके फेलियर पे चले गए थे। लेकिन ये जो आप पूरी बहस हो रही है ना ईरान के हवाले से,
देखिए, ईरान ने एक बहुत बड़ी चीज गिव अप की है। जब पहली दफा टॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ था तो 5 साल और 15 साल के मॉरिटोरियम के बीच में बात हो रही थी। ईरान 5 साल का मॉरिटोरियम पैनी पाबंदी चाहता था और अमेरिका 15 साल की चाहता था उसकी इनरिचमेंट पे। अब के ईरान ने वो 15 साल अमेरिका को दे दिए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईरान को जो 200% एश्योरेंस चाहिए जिसपे ये डील बन सकती है वो है एक नॉन एग्रेशन पैक्ट और रिलीज ऑफ इट्स एसेट्स और सैंक्शंस। उसकी वजह यह है कि ये जो पूरा रिजीम चेंज की कहानी बुनी अमेरिका ने, वो इकोनॉमिक पेन जो था ईरान में उसी के ऊपर बुनी थी। और दूसरी बात ये कि ईरान हैज आल्सो क्रैक डाउन वेरी हेविली जो करप्शन इस रिजीम की थी। इस रिजीम की करप्शन भी बहुत हाई थी, तो वो एक्चुअली अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं ताकि उनकी पब्लिक जो इसकी वजह से उनके पीछे खड़ी हो गई है, इस रिजीम के पीछे उनसे जुड़ गई है, वो उसी तौर जुड़ी रहे। तो इसमें ये एक वाइज स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी सैंक्शंस हटा के ऑयल प्रोडक्शन से पैसा कमाना शुरू करें ताकि उनके लोग उनसे जुड़े रहें, क्योंकि वहां से ये जंग शुरू हुई थी इन सम वेज। तो मेरा लिटरली इस वक्त मेरा ख्याल है कि ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार किया है, और अगर अमेरिका में पॉलिटिकल विल है इस जंग को खत्म करने का तो ये बहुत अच्छा मौका है। थोड़ा आगे पीछे इसमें बातचीत हो सकती है, कुछ कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाहजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं बिल्कुल इसको सेकंड करता हूँ कि ईरान को वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और वो वाकई इसमें थोड़ा प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अब वो जो 47 साल से तलवार इनके सर पे लटकी हुई थी, ये नहीं चाहते कि हम किसी खौफ के साए में जिएं। ये देखें, जो प्रॉक्सीज वॉरफेयर इन्होंने शुरू की थी वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। मतलब मैं समझता हूँ कि उनको कंपेल किया गया, प्रेशर किया गया कि वो इस किस्म की टैक्टिक्स अपनाएं ताकि वो अपना दिफा कर सकें, अपनी जंग को अपने से बाहर ले जाएं, दूसरे मुल्कों में ले जाएं और अपने एडवर्सरीज को ये बताएं कि हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारी पावर है, हमारी ताकत है जिसके तहत हम आपके साथ लड़ सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं। तो अगर एक पुरसुकून माहौल उनको मिल जाए, एक गारंटी उनको मिल जाए, उनको पता हो कि हमारे ऊपर एग्रेशन नहीं होगा खामाखी में, तो मेरा ख्याल है कि ईरान तो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि अल्ट्रा सेकुलर टाइप के लोग हैं, फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं। आप उनका इंडस्ट्रियल बेस देखिए, इतना ज़्यादा अच्छा है पूरे रीजन में, सुई से लेके पानी का जहाज़ तक खुद बनाते हैं, सेल्फ सफिशेंसी है, इंडिजनाइजेशन है, टैलेंटेड लोग हैं। हर ईरानी ना सिर्फ एक प्रोफेशनल होता है बल्कि उसके साथ उसकी कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जुड़ी होती है। मतलब एक कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट किस्म का और बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड मूविंग लोग हैं। तो वो तो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो इस किस्म की हालात में जिंदा नहीं रहना चाहते जिस तरह के अभी तक रहते आए हैं। तो जाहिर बात है उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि ये अमन हो और वो आगे अब अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल ठीक है। शाह जी, आप भी जनाब डॉक्टर साहब की बातों से मुतफिक हैं, इत्तिशाम साहब भी मुतफिक, कौन मुतफिक नहीं है वो मैनू दसो, क्यों इत्तिशाम साहब? जी देखिए, मेरा ख्याल है जो इस वक्त मुबश्शिर जो बहुत अच्छी बात हुई है ना, वो ईरान के जिस तरह हार्ड लाइनर थे ना, अभी कहते हैं बहुत सारे पावर सेंटर हैं वहां पे। अब वो कहा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, एक ही है, जनरल अहमद वहीदी जी, वो जो पासदारान इनकलाब के इंचार्ज हैं, जिन्हें एक्सेस है सुप्रीम लीडर तक। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, उन्होंने भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और जो मॉडरेट है, खासतौर पे पुश्कियान साहब सदर हैं और राक्षी साहब हैं और किसी हद तक वो बाकर साहब भी हैं जो असेंबली के स्पीकर हैं। ठीक है। अब ये कहा जा रहा है, इनको भी अंदाजा हो रहा है कि जी ये मुश्किलात हमारी बढ़ जाएंगी, और क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं ना, प्रेजेंट हम डिलूजनल किस्म के प्रेजेंट है और जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर उधर बैठा नेतन्याहू, उसको तो वक्ता पड़ गया, लोग उसके पीछे अपने पड़ गए। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जान छोड़ाना मुश्किल हो गया क्योंकि इनकी इम्पीचमेंट की बातें लोग कर रहे हैं। 18% डेमोक्रेट्स इनके अपना रिपब्लिकन इनके साथ जाने के लिए तैयार हो। फिर आप देख ले, ये इतने प्रेशर बन गए हैं तो वो मेरा ख्याल है दोनों पीछे हटेंगे। और अच्छी बात है कि जो ईरानी बहुत ज्यादा
सख्त लहजे में बात कर रहे थे, उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शादी आपका भी शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जनाब, ठीक है एवरीथिंग सेड एंड डन, ख़त्म होगी बात, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जनाब ये मेरे ख्याल में आइंदा कुछ दिनों में एक एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, और आज भी मैं उसी चीज़ पे, अपनी उसी स्टेटमेंट पे कायम हूँ जो मैंने कुछ अर्सा पहले कही थी कि जनाब ट्रंप चाइना जाने से पहले पहले ये सारी चीज़ें जो है, जो ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर है, उसको ख़त्म करके चाइना जाएंगे। और आज भी मैं उस चीज़ पे स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, उसी पे स्टैंड ले रहा हूँ जनाब कि ये चीज़ें ख़त्म होगी बिफोर DC लैंड्स, बिफोर ट्रंप लैंड्स इन बीजिंग, और उससे पहले पहले सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेट्स सी, मैं इस पे हतमी चीज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन एनीवेज वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, एंड आई एम वेरी होपफुल कि उससे जाने से पहले, ट्रंप के विजिट से पहले पहले जनाब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।